गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 2 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में देखना है। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्व में दरारी उद्गार से निकले लावा से बना क्षेत्र दक्कन लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? पश्चिमी घाट के पूर्वी की ओर से दरारी भागों से निकले हुए एक लावा का बना एक क्या है, लावे से वो क्या है, बहते हुए बना एक दक्कन का लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 51,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। इसी पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें कई खनिज पाए जाते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक और कृषि के लिए कैसे हैं, बहुत ही जरूरी है। जो ये दक्कन का पठार लावा ट्रैप के नाम से जो दरारी उद्गार से निकल करके जो लावा से बना हुआ है, तो यह इसका जो विस्तार है वो 51,000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर ये फैला हुआ है, जो कि इस मिट्टी पर, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण है। और हम सभी जानते हैं कि जो काली मिट्टी होती है वो बहुत ही कैसी होती है, जरूरी होती है खेती के लिए, और वो कहना चाहिए भूमि को उपजाऊ भी बनाती है और कृषि के लिए फायदेमंद भी होती है। तो चलिए नीचे देखते हैं क्या आप जानते हैं। मैं कुछ हमें जानकारी यहाँ पे दी गई है। दक्षिण पठार के 3 स्वर्ण खदान क्षेत्र है। पहले नंबर पे है कोलार स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक, हट्टी स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक, रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश। भारत का 90% खनिज पदार्थ, 60% कपास, 70% सूती वस्त्र, चीनी का लगभग 65% उत्पादन पठारी भागों में से ही होता है। आगे देखते हैं जो कि प्रायद्वीपीय औद्योगिक समूह दिखाया है, जिसमें पहले नंबर पे है दामोदर घाटी औद्योगिक समूह, दूसरा है बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई औद्योगिक समूह। ये औद्योगिक समूह जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले हैं। अब नीचे देखते हैं पठार में खनिज संपदा और उत्खनन। भारत का पठार प्राकृतिक संसाधनों से कैसा हुआ है, भरा हुआ है। जो पठारी जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक में जो भी चीज़ें संसाधन पाए जाते हैं उन चीज़ों से कैसा है, भरा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ उत्खनन और कई उद्योगों का विकास हुआ है। मतलब यहाँ प्राकृतिक संसाधन होने की वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है वो, या फिर खनिज ज़्यादा पाए जाने की वजह से जो खुदाई होती है या फिर खनन जिसको कहते हैं, वो क्या है, बहुत अधिक हुई है। जिसकी वजह से क्या है, यही आसपास के या इन क्षेत्रों पर उद्योगों का जो विकास है वो काफ़ी मात्रा में विस्तार हो चुका है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि के विशाल भंडार है। मतलब ये सारी चीज़ें जो खनिज, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि भारत का अधिकतर खनिज पठारी प्रदेश से ही प्राप्त होता है। मतलब जो खनिज है वो ज़्यादातर किन प्रदेशों में, पठारी क्षेत्रों पर से ज़्यादा प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं उत्खनन कैसे होता है। खदानों में मजदूर कैसे काम करते हैं, खदानों में जो खनिज निकलता है उसका क्या उपयोग होता है, इसे जानने के लिए हम एक खदान क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, मतलब वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की प्रमुख खदानें हैं, जिसे झरिया कोयला क्षेत्र कहा जाता है। ये यहाँ जो खदानें बताई जा रही हैं वो कोयला जहाँ से कोयला की खदान है, जो कि झारखंड के धनबाद जिले की बात बताई गई है। तो यहाँ पे क्या है, झरिया कोयला क्षेत्र कहा जाता है जहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार है। मतलब कोयले बहुत अधिक मात्रा में कैसी हैं, भरी हुई हैं। जमीन के अंदर से कोयला निकालने के लिए सुरंग बनाई गई है। इस खदान के मैनेजर ने बताया कि यहाँ जमीन के नीचे लंबी सुरंगें बिछी हैं। यहाँ सैकड़ों मजदूर स्टील की टोपी पहने कोयला निकालने का काम
करते हैं। तो जहाँ से झारखंड के धनबाद जिले से जो कोयला प्राप्त होता है वो क्या है, कोयला मतलब ज़मीन के अंदर जो सुरंग बनाई है वहाँ से कोयले निकालने का काम किया जा रहा है। और वो जो सुरंग है वो क्या है, बहुत लंबी लंबी सुरंगें हैं जहाँ से कोयले निकालने का कार्य किया जा रहा है। और वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, वो लोग क्या है, स्टील की टोपी पहने हुए कोयले निकालने का वो काम करते हैं। मतलब ये जो टोपी है वो उनकी सुरक्षा का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे चित्र 2.13 में देख सकते हैं दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार दक्षिणी छोर पर है। जैसे कि यहाँ पे येलो रंग के घेरे में पूरा क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। मैनेजर ने कहा कि नीचे घनघोर अंधेरा होता है, इसलिए काम करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि कुछ मजदूर हाथ में बैटरी चालित लैंप लिए हुए थे और कुछ की टोपी के अगले हिस्सों में लैंप लगा हुआ था। तो इस तरीके से कोयले के अंदर मतलब खानों के अंदर जब जाते हैं, जब वो अंधेरों पे लंबी लंबी सुरंग के अंदर, तो जाने के अंदर बहुत अंधेरा होता है, तो इस वजह से उन्हें क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो मजदूर अपने साथ हाथों में बैटरी चलित मतलब बैटरी से चलने वाली लैंपों का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर टोपी के आगे में जो लाइट लगी रहती है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। कोयला निकालते हुए सुरंगों में ऊपर से पत्थर या चट्टान गिर सकती है। इससे बचाव के लिए स्टील की टोपी पहनना आवश्यक होता है। सुरंग की छत को गिरने से रोकने के लिए लकड़ी और लोहे के खंभे और बीम लगाए जाते हैं। जब जो मजदूर होते हैं वो जो कोयले निकालने का काम करते हैं वो लंबी लंबी सुरंग के अंदर वो चले जाते हैं। और वो सुरंग के अंदर जो क्या होते हैं, कभी पत्थर की चट्टान या तो पत्थर वो गिर जाने का भय हमेशा बना रहता है, जो कि कोयले निकालते समय। तो अब इस स्थिति में वो अपने बचाव के लिए वो स्टील की टोपी जो बनी होती है उन टोपी का वो इस्तेमाल करते हैं। और जो सुरंग के अंदर जब वो कोयले को निकालने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, छत को गिरने से रोकने के लिए, मतलब जो सुरंग बनी हुई रहती है जो ऊपरी वाली जो है सो उसे गिरने से रोकने के लिए वे लकड़ी और जो लोहे के खंभे बनी होती हैं या उसमें बीम लगा करके उसे सहारे दे करके लंबी लंबी जो सुरंग बनी होती है उन सुरंग के अंदर जा करके वो कोयले निकालने का काम होता है। अब आगे देखते हैं। कोयला चट्टान की तरह कैसा होता है, कठोर होता है और उसे निकालने के लिए बालों से तोड़ा जाता है और फिर टोकरियों में भरकर ट्रॉली के डिब्बों में भरा जाता है। तो इस तरीके से जो कोयला निकालने का जो कार्य होता है वो बहुत ही मेहनत भरा काम होता है। और जो कि कोयला चट्टान की तरह कैसी होती है, मजबूत होती है। तो वो चट्टानें जो कठोर होती हैं तो उसे वो तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल, बारूद से उसे तोड़ करके तोड़ा जाता है। और उसमें जब वो टूट जाती है तो उन टूटे हुए कोयले को वो टोकरियों में भर करके या ट्रॉली के माध्यम से भर करके भरा जाता है और फिर ट्रॉली के माध्यम से पटरी की सहायता से उसे बाहर निकाला जाता है। और इन्हें सॉफ्ट के रास्ते लोहे की चैन से खींचकर बाहर लाया जाता है। यहाँ से कोयले को धुलाई के लिए वॉशरी में ले जाया जाता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि ट्रॉली को जब भर करके ट्रॉली के माध्यम से उसे पटरियों की सहायता से बाहर जो सॉफ्ट के रास्ते जो बने होते हैं वो उसे चैन से खींच करके बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद कोयलों को धुलाई के लिए क्या किया जाता है, वॉशरी में उसे ले जाया जाता है। अब आगे देखते हैं। ज़मीन के नीचे खदान में काम करना जोखिमों से भरा है, जो कि सुरंग के अंदर उनको जाकर के काम करना होता है। खदानों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। 1975 में धनबाद के इसी कोयला क्षेत्र में स्थित चासनाला खदान में कोयले की दीवार गिर जाने से खदान में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया और लगभग 400 से अधिक मजदूर डूबकर मर गए। तो ये 1975 में जो हुई धनबाद में जो कोयले की खान थी वहाँ पे क्या है स्थित जो चास नाला था, जो कि खदान में
कोयले की दीवार से के गिर जाने की वजह से अचानक उसके अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा कि किस तरीके से सुरंग के अंदर जा कर के कोयले निकालने का कार्य किया जाता है। तो उस खदान के नीचे क्या है, अचानक पानी भर गया और लगभग इस घटना में 400 से अधिक लोग जो मजदूर थे वो लोग डूब करके मर गए। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में और स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष के बाद तक खदानों को ठेकेदार और निजी कंपनियां चलाती थी। तो अंग्रेजों को जब शासन चलता था भारत में, तो उस समय के शासनकाल में ही स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष के बाद तक खदानों को क्या है, ठेके के तौर पर या फिर जो निजी कंपनियां हैं उन्हीं के द्वारा चलती थी। तब सुरक्षा की उचित व्यवस्था की कमी थी। उस समय जो लोगों की सुरक्षा को ध्यान नहीं दिया जाता था, तो और ना ही उचित उनके लिए कोई व्यवस्था बनी हुई थी। बाद में सरकार ने खदानें अपने हाथ में ले ली। तो पहले क्या होती थी, पहले निजी या फिर जो ठेकेदार होते थे उनके हाथों में ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब बाद में सरकार ने इन खदानों को अपने हाथ में लेना शुरू किया तो स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन कम होने लगे। चास नाला जैसी दुर्घटनाएं अब कम होती हैं, जो कि 1975 में जो धनबाद के क्षेत्र में जो कोयले की जो खदान है वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो उस स्थिति को अब वो ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए काफ़ी सुविधाएं भी की गई। और क्या हुआ कि पहले जैसे जो दुर्घटनाएं होती थी वो कैसे होने लगी, कम होने लगी। लेकिन खदान में काम करने वाले मजदूरों को लगातार धूल में काम करने से फेफड़े की बीमारी हो जाती है। कम मेहनताना और जोखिम से भरे काम इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ क्या हो रहा है कि इस खान में जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि सुरंग के अंदर, जो कि न तो वहाँ हवा इतनी पहुँच पाती है, और उसी बीच में उन लोगों को, उस खान के अंदर काम करने वाले लोगों को विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो मजदूरों को लगातार क्या है, धूल में मतलब कहना चाहिए उनके आसपास धूल होती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में क्या है, फेफड़े की बीमारी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कम मेहनत और साथ ही जोखिम से भरे काम के साथ क्या होता है, जो स्वास्थ्य है उस पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब आगे देखते हैं, हम मजदूरों की बस्तियों में गए। हमने पाया कि लगभग सारे मजदूर आसपास या झारखंड के नहीं थे। जब यहाँ पे दौरा जब किया गया तो उस समय जब वहाँ पता चला कि जो वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं या जो मजदूर हैं वो आसपास या फिर झारखंड के रहने वाले नहीं थे। वे बिहार राज्य के रहने वाले थे और छुट्टियों में अपने अपने गांव जाते थे। यहाँ के मजदूर आसपास के ना होकर दूर दूर से लाए गए हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में पता चला कि जब खदान का काम शुरू किया गया तो यहाँ आदिवासी समुदाय रहते थे। यहाँ उनके खेत और जंगल थे जिस पर इनका जीवन आश्रित था। तो यहाँ पे जब पता चला कि ये आसपास में काम करने वाले मजदूर वहीं के रहने वाले मजदूर या वो आसपास के मजदूर नहीं थे, वो दूर दूर से लोगों को ला करके या दूर दूर के जो लोग थे वो काम करने के लिए उस खदान पर आते थे और छुट्टियों में वो अपने घरों पर वो कहना चाहिए चले जाते थे। आगे देखते हैं कि जब इसके बारे में पता चले कि खदान का काम शुरू किया गया तब उस स्थिति में जो आदिवासी यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ उनके खेत और क्या थे, जंगल थे। उनके मतलब उनके जीवन का या जीविका के साधन थे यहाँ पे रहने वाले लोगों के, जिस पर इनका जीवन क्या था, आश्रित था। मतलब उसी पर उनका जीवन निर्भर था। इन्हें यहाँ से हटा दिया गया और जंगल काटकर खदान का काम ठेकेदारों के द्वारा शुरू किया। और वहाँ पे जो आदिवासी जो लोग थे वहाँ से उन लोगों को हटा दिया गया और साथ ही जो जंगल थे
उनको भी क्या है काट करके खदान का काम करने के लिए किसको शुल्क दे दिया गया, ठेकेदारों को वहाँ पे दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आदिवासी जो समुदाय के लोग जो थे उनका जो जीवन था, उन पर जिस पे वो निर्भर थे, वो क्या हो गई, टूट गई। इनकी जगह ठेकेदारों ने अप्रवासियों को काम पर रखा। तो इन जगहों पर वो जो ठेकेदार थे जिनके तहत वो खदानें चलती थी या उनकी निगरानी में जो खदानें चलती थी, वो ने अप्रवासी जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को वो काम पर रखना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग चित्र में भी देख सकते हो कि चित्र 2.18 में कोयले की खान किस तरीके से जो सुरंग के अंदर कोयले निकालने का काम किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया कि ट्रॉली के माध्यम से कोयले को बाहर निकाला गया जा रहा है, और लोग क्योंकि सुरंग के अंदर कैसी होती है, बहुत ज़्यादा अंधेरे होने की वजह से लोग अपनी अपनी मतलब जो टोपी बनी होती है उसी में क्या है लाइट लगी होती थी, जिसके माध्यम से क्या होता था कि उनको आने जाने देखने में सुविधा उत्पन्न होती थी। अब आगे देखते हैं। कोयले के अलावा और भी खनिजों का प्रायद्वीपीय पठार में उत्खनन होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो उन जगह कोयले के अलावा मतलब कोयले तो प्राप्त होती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या है खनिजों का जो प्रायद्वीपीय पठार है खनिजों से भरा पड़ा, वहाँ पे भी क्या है उत्खनन का कार्य किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लौह अयस्क निकाले जाते हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो इस तरीके से जो हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से जो पठारी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर खनिज मिल बहुत अधिक मात्रा में या कहना चाहिए खनिज प्राप्त होते हैं। इस तरह धातुओं पर आधारित उद्योगों के लिए भारत के पठारी प्रदेश में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरीके से धातुओं के आधार पर, अगर धातु के आधार पर देखा जाए तो उद्योग भारत के जो पठारी प्रदेश हैं उन जगहों पर काफ़ी मात्रा में क्या है कच्चा माल जो होता है या कच्चे माल की जो आवश्यकता होती है उद्योगों में, वो चीज़ें प्राप्त उनको हो जाती है, या बहुत मतलब जितनी कहना चाहिए वो उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। उद्योग चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो इनके माध्यम से क्या होता है कि जब उनको कच्चा माल प्राप्त होगा तो उद्योगों या बड़े बड़े जो उद्योग हैं उन जगहों पर उनको चलाने में सुविधा होगी, उनको लाभ होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और साथ साथ ही जो लोग हैं या जो लोग इन चीज़ों का उपयोग करेंगे उनकी भी संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब आगे देखते हैं। उद्योगों को चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली की आवश्यकता स्वाभाविक है क्योंकि बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसमें बिजली की आवश्यकता है, बिजली पर ही सारे कार्य निर्भर होते हैं। बिजली बनाने के लिए कोयला यहाँ आसानी से प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे जो खनिज है वो उनको बिजली वहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोयले पर आधारित कई ताप बिजली घरों की स्थापना हुई है। तो इस तरीके से कोयले पर आधारित मतलब कोयले से उत्पादन करके या कोयले के माध्यम से कई ऐसे बिजली घरों को स्थापित, बड़े बड़े बिजली घर स्थापित किए गए हैं। साथ ही यहाँ बड़े बांधों से पन बिजली का भी उत्पादन होता है। तो इसके साथ साथ ही मतलब इन कोयले के माध्यम से बड़े बड़े ऐसे जो बांध होते हैं, पानियों को रोक करके बांध बना करके पन बिजली से पानी से चलने वाली बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो प्राकृतिक खनिज है उन खनिजों का उपयोग लोग किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जो कोयले का इस्तेमाल होता है वो किस तरीके से किया जाता है, कैसे उसका खनन किया जाता है, कैसे उसको उपयोग में लाई जाती है। हमने देखा कि कोयले की खदान के बारे में यहाँ पे हम समझें। तो आप लोगों का ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, दक्कन के पठार में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कोयले की
खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों काम नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, सन 1975 ईस्वी में धनबाद के चासनाला कोयला खदान में कोयले की दीवार गिरने से खदान में अचानक पानी कैसे भर गया? ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।